तो चलिए आज पाकिस्तान को एक अलग नजरिए से देखते हैं। सिर्फ सुर्खियों से नहीं बल्कि उसकी कहानी की गहराई में उतरते हैं। ये कहानी है बहुत गहरी जड़ों की और एक ऐसे जज्बे की जो हर हाल में कायम रहा है। और यहीं से हमारी आज की बात शुरू होती है। ये सवाल कि आखिर किसी भी देश की पहचान बनती कैसे है, यही वो सवाल है जो हमें इस कहानी की तह तक ले जाएगा। और पाकिस्तान के मामले में जवाब एक शब्द में है, लचीलापन। बिल्कुल यही वो धागा है जो उसके अतीत, आज और आने वाले कल को एक साथ जोड़ता है। इसी से उसकी पहचान बनती है। तो सवाल उठता है कि ये पहचान, ये लचीलापन आता कहाँ से है। इसकी शुरुआत होती है उस जमीन और उस इतिहास से जिसने पाकिस्तान की विरासत को ये शक्ल दी है। अब जरा इस टाइमलाइन को देखिए, ये कमाल की बात है ना। एक तरफ तो 5000 साल से भी ज्यादा पुरानी एक सभ्यता की विरासत है और दूसरी तरफ 1947 में बना एक नया देश। इससे पता चलता है कि यहाँ की जड़ें कितनी कितनी गहरी हैं। तो जब 1947 में ये नया देश बना तो इसके पीछे सोच क्या थी? वो सोच थी राजनीतिक आज़ादी की और इस बात की गारंटी की कि हर किसी को अपनी सांस्कृतिक पहचान को बचाकर रखने का हक मिले। और जब हम जमीन की बात करते हैं तो पाकिस्तान की जमीन भी कोई आम नहीं है। सोचिए, एक ही देश में आपको उत्तर में दुनिया की सबसे ऊंची बर्फ से ढकी चोटियां मिलेंगी, तो वहीं सिंधु नदी के हरे भरे उपजाऊ मैदान भी। एक तरफ थार और चोलिस्तान जैसे बड़े बड़े रेगिस्तान हैं, तो दूसरी तरफ अरब सागर का लंबा चौड़ा किनारा। मतलब कमाल की विविधता है। और इसी विशालता का एक जीता जागता सबूत है K2। ये दुनिया की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है। ये सिर्फ एक पहाड़ नहीं बल्कि इस देश के पैमाने और यहाँ के लोगों के जज्बे का प्रतीक है। अच्छा, जमीन की बात तो हो गई, पर किसी भी देश की असली पहचान तो उसके लोगों से होती है ना? तो चलिए अब बात करते हैं उन लोगों की जिनकी सांस्कृतिक रंगीनी ही इस देश का असली चरित्र है। यहाँ आपको पंजाबी, सिंधी, पश्तून, बलोच और न जाने कितने ही अलग अलग समुदाय एक साथ रहते हुए मिलेंगे। और हर समुदाय अपनी अलग परंपराएं, अपना संगीत, अपना खान-पान, सब कुछ लेकर आता है, जिससे एक बहुत ही खूबसूरत, एक जीवंत राष्ट्रीय संस्कृति बनती है। तो इतनी सारी अलग अलग आवाज़ें, इतनी सारी भाषाएं, इन्हें एक साथ जोड़ता क्या है? वो है उर्दू। उर्दू यहाँ की राष्ट्रीय भाषा है, जो एक पुल का काम करती है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि दूसरी भाषाएं खत्म हो गई। नहीं, वो भी फल फूल रही हैं और अपनी जगह बनाए हुए हैं। और बात सिर्फ संस्कृति की नहीं है, यहाँ के लोगों का हुनर और उनकी उद्यमी भावना भी गजब की है। इसका एक शानदार उदाहरण है सियालकोट शहर। आपको शायद जानकर हैरानी हो कि फीफा वर्ल्ड कप जैसे दुनिया के सबसे बड़े खेल आयोजनों के लिए जो फुटबॉल या दूसरे खेल के सामान बनते हैं, उनमें से बहुत कुछ यहीं सियालकोट में बनता है। लेकिन देखिए, हर कहानी की तरह इस कहानी में भी एक और पहलू है। एक पहलू है चुनौतियों का। और अब हम बात करेंगे उसी की जो इस देश के सामने आज खड़ी हैं। और यही इस कहानी का केंद्रीय तनाव है। अब ये स्लाइड, ये इस पूरी कहानी का दिल है, समझिए। एक तरफ देखिए राजनीतिक अस्थिरता, आर्थिक दबाव, सुरक्षा से जुड़ी चिंताएं, ये सब बहुत बड़ी और असली चुनौतियां हैं। पर अब जरा दूसरी तरफ नजर डालिए। इन्हीं चुनौतियों के जवाब में खड़ी हैं देश की अपनी ताकतें। यहाँ की युवा आबादी जिसमें जबरदस्त ऊर्जा है, मजबूत पारिवारिक रिश्ते जो मुश्किल वक्त में किसी सुरक्षा कवच की तरह काम करते हैं, और वो उद्यमी भावना जो हर हाल में नए रास्ते तलाश लेती है। तो ये सिर्फ चुनौतियां और ताकतें नहीं हैं, ये एक संतुलन है। और यही संतुलन, यही जद्दोजहद इस देश के लचीलेपन की असली वजह है। तो इस लचीलेपन की भावना को ध्यान में रखते हुए चलिए अब जरा भविष्य की ओर देखते हैं। पाकिस्तान की लोकेशन, मतलब वो जिस जगह पर है, वो बहुत ही खास है। ये दक्षिण एशिया, मध्य एशिया और मध्य पूर्व, इन तीन बहुत अहम इलाकों के बीच में एक पुल की तरह है। और ग्वादर पोर्ट जैसे जो बड़े प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं, वो इसी बात का इशारा करते हैं कि आने वाले वक्त में व्यापार और अर्थव्यवस्था के लिहाज से इसकी भूमिका कितनी बड़ी हो सकती है। और आखिर में ये एक बात शायद इस पूरी कहानी का निचोड़ है कि ये एक ऐसा राष्ट्र है जिसकी पहचान सिर्फ उसकी मुश्किलों से नहीं है, बल्कि उसकी कभी ना हार मानने वाली उम्मीद, उसकी गहरी सांस्कृतिक विरासत और उसकी उस क्षमता से है जिसका अभी पूरी तरह इस्तेमाल होना बाकी है। तो फिर सवाल यही रह जाता है कि चुनौतियों और इस जबरदस्त लचीलेपन के बीच संतुलन बनाती इस कहानी का अगला अध्याय वो कैसा होगा? इसका जवाब तो खैर आने वाला वक्त ही देगा।